नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस के लिए चैलेंज बना 25,000 का इनामी व 4 दिन पूर्व थाना अरौला क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई डकैती में वांछित चल रहे बदमाश चंद्रजीत उर्फ पत्थर पुत्र तिलकधारी निवासी हटबा थाना मेहनगर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से 32 बोर की पिस्टल, मौके से खाली व भरे कारतूस व एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। थाना निजामाबाद की गंधारी क्षेत्र में थाना निजामाबाद व अरौला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि इस पर हत्या, लूट व अन्य संगीन धाराओं के 20 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिसे पकड़ने के लिए जिले भर की पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। अभी कुछ देर पहले थाना निजामाबाद क्षेत्र के गंधारी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ थाना निजामाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये का जनपद का इनामी चंद्रजीत, जो कि एक सक्रिय अपराधी है और थाना मेहनगर का हिस्ट्री शीटर भी है, और यह अभी 5 दिन पूर्व हुई एक पेट्रोल पंप की कैश लूट में वांटेड था। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और इसे अस्पताल भेजा गया। घटनाक्रम यह है कि शाम को जब चेकिंग चल रही थी, एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया, भागे गए। पुलिस द्वारा पीछा करते समय इनके द्वारा पुनः पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। इस बदमाश का नाम चंद्रजीत है, जो कि जिसके ऊपर लूट और डकैती और हत्या के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना मेहनगर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और इसके पास एक 32 बोर की रिवॉल्वर, खाली भरे कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इससे जो अभी जैसे मैंने बताया 5 दिन पूर्व पेट्रोल पंप में जो लूट हुई थी, उसमें ये इसके द्वारा अपने साथियों के साथ कार्य की गई थी और उसमें ये वांछित भी चला है। 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। निजामाबाद तहसील के बड़सरा खालासान अमली के ग्रामीण आज डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रधान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में ज्ञापन डीएम को सौंपा। ग्रामीण हरिशंकर ने मीडिया को बताया कि प्रधानपति राजेश उपाध्याय मनरेगा में जो लोग काम भी नहीं करते उनके नाम से भी पैसे निकाल ले रहे हैं। आवास के नाम पर जबरन धनुगाई व तमाम ऐसे कार्य जो कि सरासर गलत है, प्रधानपति द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में राजकुमार, प्रदीप, पलकधारी, अंजू, अशोक, हीरा आदि ग्रामीण मौजूद रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत हरिशंकर ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। प्रधान द्वारा आवास की जांच कराई जा रही है और उसमें जो है कि 500-500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से वसूला जा रहा है और उसमें जो पात्र लोग हैं उन लोगों की जांच नहीं हो रही, जो अपात्र हैं उनकी जांच हो रही, जिसके पास पक्का मकान है। और इसके अलावा और कुछ अंत्येष्टि स्थल की जांच हो, जो प्रधान द्वारा निर्माण कराया गया। मनरेगा से संबंधित क्या है? मनरेगा संबंधित यह है कि पैसा जो खाते में आ रहा है मजदूर का, प्रधान जी निकलवा के सब ले ले रहे हैं मजदूरों से। कोई वीडियो आपके पास? नहीं, वीडियो नहीं है, लोग गवाह हैं, निकलवा के ले रहे हैं पैसा सब। क्या चाहते हैं आप? इसकी जांच हो भाई, जिसका पैसा है, जो मजदूर काम कर रहा है उसको पैसा मिले। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कृषि अध्यादेश को लेकर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी लगातार किसान जागरूक यात्रा निकालकर गांव-गांव के किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जहां धरना प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर, साइकिल एवं पैदल किसान जागरूकता यात्रा निकालकर ग्रामीण किसानों को जागरूक करने का कार्य किया गया। तो ये लगातार जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 144 एवं कोविड-19 महामारी के उल्लंघन के संबंध में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए। परंतु समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए अपना किसान जागरूकता यात्रा को लगातार जारी रखा तथा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चाय चौपाल के नाम से कार्यक्रम आयोजित करते हुए नुक्कड़ सभा कर सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों को किसान विरोधी बिल बताते हुए एकत्रित लोगों को बिल की खामियां बताई तथा आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष
तेजपाल प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव किसान, मजदूर, गरीब सभी के हितों की पार्टी रही है। जब जब किसी पर कोई जुल्म हुआ है, समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़कर उसकी आवाज़ बनने का कार्य किया है और आज भी समाजवादी पार्टी देश के अन्नदाता के हित में सड़कों पर आकर किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 7 दिसंबर 2020 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के आदेशानुसार किसान जागरूक यात्रा पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में निकाली जा रही है। उसी क्रम में हम हापुड़ में कभी साइकिल यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, पैदल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा तमाम प्रतिदिन चल रही हैं। और अब आज ये चाय चौपाल का प्रोग्राम यहाँ कोटला सादात में है, जो हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और वहाँ एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे के मन की बात सुन रहे हैं। तो यह आज कोटला सादात में पानी की टंकी पर ये चाय चौपाल का प्रोग्राम, तो आज इसी में यहाँ जिस प्रकार से प्रशासन लगातार रोकने का काम कर रहा था, सामने आया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा हापुड़ को प्रथम श्रेणी में रखा गया है कि बहुत जागरूकता आप लोगों ने फैलाई। क्या यही कारण आप मान रहे हो कि प्रशासन पीछे हट रहा दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे कि आप लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग है, जो आप लोग इस जिले की बात को प्राथमिकता पर प्रसारण एवं प्रकाशन आंदोलन हो, तो यहाँ लाखों की संख्या में जेल में अब की बार हापुड़ से जाएंगे। अगर ये आंदोलन चालू होएगा, हमारा कार्यकर्ता कमर कस चुका है, ना इन मुकदमों से डरेगा, ना किसी और चीज से डरेगा, ना लाठी से डरेगा, ना पुलिस प्रशासन से, क्योंकि हम प्रथम आने पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जो है किसान हैं पहले तो, और किसानों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, गरीबों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। अगड़े पिछड़ों सबको साथ लेकर समाजवादी पार्टी चलती है और चलती रहेगी, उनकी आवाज़ को उठाती रहेगी, भले ही कुछ भी हो जाए। रही बात प्रथम स्थान आने की, देखिए हमारा जो काम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेहनत की वजह से ये आज जिला बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत संगठन बहुत ही अच्छा सक्रिय होकर काम कर रहा है। और यहाँ संगठन सक्रिय होने के नाते शासन प्रशासन भी इस बात को जानता है कि हापुड़ में इन्हें रोकना नामुमकिन है और ये प्रोग्राम चलते रहेंगे और हम किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। कहना चाहता हूँ प्रशासन के साथियों को भी कि 2 बेटे हैं इस मुल्क के अंदर, एक जवान एक किसान। दोनों भाइयों में आज इस कदर लड़ाई करा दी है, एक सीमा की रक्षा करता है, एक अनाज उगाकर पालन पोषण का काम करता है। तो मैं समझता हूँ जहाँ दोनों के काम थे उस दिशा से सरकार गूंगी बैंडी और भ्रष्ट सरकार ने उनको भड़का दिया है। आमने सामने है, एक दूसरे पे पानी की बौछार कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे पे FIR कर रहे हैं। दोनों भाई आज सड़कों पे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री से, अपनी आंखें और कान खोल लीजिए। ये किसान है, जब तख्ता पलट करते हैं तो लोग अपनी कुर्सी को ढूंढते रह जाते हैं। लोकतंत्र में इंडिया के साथी कम से कम समझ चुके हैं कि अब हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगी, अब रोजगार पे बात होगी, किसान पे बात होगी, नौजवान पे बात होगी। अब वो जमाने लद गए हैं मंदिर और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जड़ जमाने के बाद अब अन्य प्रदेशों में भी अपना पांव फैलाने लगी है, क्योंकि सभी को स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत है। जो दिल्ली की सरकार ने लोगों को अन्याय की तरह दिखा दिया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बदहाल व्यवस्था को कैसे दूर किया जा सकता है। इसी मॉडल को लोगों के बीच लाने के लिए केजरीवाल के निर्देश पर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच पहुंचकर दिल्ली मॉडल व्यवस्था को बताने का प्रयास करेगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और वार्ता के बाद कार्यकर्ताओं के साथ की गई बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीम मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की जा रही है और ग्राम स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर जितने भी दावेदार हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उन लोगों को चिन्हित कर पार्टी की तरफ से सिंबल दिया जाएगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे और दिल्ली में हुए विकास कार्यों की भी चर्चा करेंगे और लोगों की उनके बारे में बताएंगे। 2022 के चुनाव में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारी पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के संध्या राज पर प्रभारी आजमगढ़ एवं राजेश यादव प्रदेश उपाध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसी के संदर्भ में सभी 75 जिलों में प्रेस वार्ता हो रही है
और संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है और इसी पे संगठन को जैसे मजबूत बनाना है उस पर चर्चा पर चर्चा करना है। तो आगे हम लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब ट्रंप जी यहाँ पे आए थे तो उनकी मैडम ने दिल्ली के स्कूलों को देखने की इच्छा जाहिर की थी। तो सिर्फ वहाँ के स्कूल ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए तो वो भी अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है वहाँ पे। और वहाँ की जो बिजली, पानी, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर है और देखा जाए तो विकास के सभी मुद्दों पे उन्होंने काम किया है। तो हमें अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हुआ है उसी तरीके से, उसी आधार पे हमारे उत्तर प्रदेश में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। मैडम, आजमगढ़ में सपा बसपा का हमेशा से घर रहा है, उसमें अभी क्या विदेशों में सराहा जा रहा है। आप बताइए, ये मोहल्ला क्लिनिक का जो कंसेप्ट है, ये मामूली कंसेप्ट है। ये एक व्यक्ति जो बीमार पड़ता है, यहाँ के अस्पतालों में, अभी आप इस होटल से, इस परिसर से आप बाहर निकलिए, आपको होटल नुमा अस्पताल तमाम दिख जाएंगे आपको। और खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हो गए तो आपकी एकाध बिस्वा जमीन तो बिकी जाएगी। भगवान न करें कि उत्तर प्रदेश में कोई गंभीर बीमारी किसी को हो और मोहल्ले से बाहर निकलते ही आपको वहाँ पर एक क्लिनिक मिल जा रही है जहाँ पर आपका इलाज हो जा रहा है, आपको बेहतरीन दवाएं मिल जा रही हैं और फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं, जांचें फ्री हो जा रही हैं। आपको बिजली की व्यवस्था, आपने देखा कि 200 यूनिट की बिजली दिल्ली की सरकार जो खरीद रही है बिजली, ऐसा नहीं कि पैदा कर रही है, उसके बाद भी 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। और ये नहीं कर सकते जबकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे तमाम संसाधन हैं, और जबकि दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है, संसाधन कम है। केंद्र सरकार का हमेशा उनकी तलवार हमारे सर पे लटकी रहती है, बावजूद उसके हम जनता को उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा या देने में हम कामयाब रहे हैं। तो हमारा जो दिल्ली का मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में चलेगा। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत कर रहे हैं, दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की जो ये बौखलाहट में बयान आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण इसका है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी पैठ जमा रही है। दिल्ली और यूपी में जनपद आजमगढ़ में उद्यान विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 17 व 18 दिसंबर 2020 में 2 दिवसीय कृषि गोष्ठी मेले का आयोजन जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि रोज सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा के तत्वाधान में किया गया, जहां पर मनोहर सिंह उप निदेशक उद्यान आजमगढ़ मंडल, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी मत्स्य वन अधिकारी दिनेश सिंह, प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के वैज्ञानिक कर सैकड़ों कृषि इफ्को किस्को आदि विभागों ने स्टॉल लगाए एवं तकनीकी जानकारी उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी उप निदेशक उद्यान मंडल आजमगढ़ द्वारा बताई गई एवं कृषि गणना कृषि भूमि संरक्षण विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान कराई गई। मंच संचालन कमला सिंह ने किया। क्या कुछ कहा मुख्य अतिथि ध्रुव सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज जो है उद्यान विभाग द्वारा कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें सारे हमारे कृषि संबंधित, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके, सारे विभाग यहाँ पर इस गोष्ठी में उपस्थित हैं। उद्यान विभाग से लेकर कृषि विभाग से लेकर मत्स्य विभाग और अन्य विभाग जो भी उससे संबंधित सब लोग उपस्थित हैं। जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इनकी सोच है कि हमारे भारत के किसानों की आय दुगनी हो और हमारे सारे वैज्ञानिक यहाँ के आजमगढ़ के लगे हुए हैं कि आजमगढ़ के किसान हमारे अपनी आय दुगनी प्राप्त कर सकें। उसके माध्यम से तमाम यहाँ वैज्ञानिक आए हुए हैं और किसानों की गोष्ठी है। किसानों को अपना मंत्र दे रहे हैं कि किस प्रकार से किसान हमारे आजमगढ़ के प्रगतिशील किसान बनेंगे, कैसे इनका विकास होगा। उसी के संबंध में आज गोष्ठी है। इस गोष्ठी में हम सब उपस्थित हैं। हम अपने उद्यान विभाग के अधिकारी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि वो एक अच्छी गोष्ठी करा करके और किसानों को सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको लाभ दिलाने के लिए उस योजना के बारे में आज यहाँ बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आजमगढ़ में जमीनी विवाद का मामला बढ़ते ही जा रहा है, जिससे राजस्व टीम की अहम भूमिका रहती है। शासन का भी आदेश है कि जमीनी संबंध विवाद में राजस्व टीम पुलिस को मौके पर ले जाए और विवाद को हल करावे। और जब शासन चाह देता है तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की जमीन दोष हो जाती है। लेकिन एक छोटे से मामले को लेकर के राजस्व कर्मी मौके का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सालों से आजमगढ़ जिले के जैनपुर थाना क्षेत्र के पारनकुंडा कैता गांव में विवाद चल रहा है और कई बार विवाद भी हो चुका है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है। इन तस्वीरों में मारपीट का वीडियो जो जैनपुर थाना क्षेत्र के पारनकुंडा कैता गांव का है। आपको घटना के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। यह मामला कई वर्षों से चल रहा है, जो चांदमती देवी पत्नी राम सिंगार और रामबड़ाई पुत्र दशरथ सहित अन्य के बीच चल रहा है, जो अराजी संख्या 108 और 109 का विवाद है। पीड़ित चांदमती का कहना है कि कागज के तौर पर अराजी नंबर 108 की जमीन हमारे नाम से है और अराजी नंबर 109 की जमीन हम सभी पट्टीदारों के नाम से। बंटवारा 109 का होना है, लेकिन विपक्षी बार बार 108 को टारगेट कर हमें परेशान कर रहा है। हमारे घर में ताला बंद कर दे रहा है, हमारे घर की महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है, हमारे मोबाइल को तोड़ दिया है, जो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आप तस्वीरों में दिख रहे इस दस्तावेज को देख सकते हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि अराजी नंबर 108 राम सिंगार व रामजतन पुत्र दशरथ के नाम से अंकित है। क्षेत्रीय लेखपाल ने भी अपनी रिपोर्ट में 108 को राम सिंगार व रामजतन पुत्र दशरथ का बताया है, लेकिन सीमांकन करने के लिए आपसी सामंजस्य न बन पाने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, जो गलत है। पीड़ितों ने अपने बयान में कहा है कि अगर क्षेत्रीय लेखपाल पुलिस की मौजूदगी में सीमांकन करे तो आसानी से इस मामले का निपटारा हो सकता है। यहाँ तक पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन पर विपक्षियों से मिले होने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि कल हुए विवाद में कई महिलाओं को चोटें आई हैं। साथ ही पुलिस पर भी पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर समय रहते इस मामले का निपटारा ना हुआ तो विपक्षी दबंग किस्म का आदमी है, वो कभी भी हम लोगों के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे हमारी जान को खतरा है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? वंदना सिंह। कहाँ घर पड़ी? ग्राम कैता पारनकुंडा थाना जैनपुर। क्या मामला किया एसपी साहब के नाम? साहब हम ऐसे आया नहीं कि हमारे घर में मारपीट भइल है। हमन के 4 बहन घर में रहली मम्मी के साथे। अचानक चाचा का परिवार आके और हमन से मारपीट करे लगल। कौन चीज का विवाद है? तो से उनसे विवाद जमीन के लेके हवा। के रहे मारे वाले में? मारे में राम बड़ाई का लड़का, राम बड़ाई का 2 ठे बहू, उनका एक लड़की और एक ठो अवधेश चाचा लग गया। अवधेश हम एक सूचना थाना पर देले लोग तो का भाई? थाना पे भी देले रानी। थाना पे लोग गाली दे के भगा देले लोग ना। रिपोर्ट भी हमन का दर्ज ना कर। जन की मारपीट से हमन के चोट भी लगल है। वहाँ का लेडीज इंस्पेक्टर देखली भी बोलली कि हाँ चोट लगल है, लेकिन चोट लगल मम्मी के लगल है। फिर हमार 2 ठे बहन रही, उन्हन लोग के लगल है, हमके भी लगल है। 2 ठे हमार लड़का हम छोटा, उन्हन का कपड़ा भी फटल है, मारले के चोट भी लगल है। लेकिन तब भी ना कुछ लिखल लोग। एक बाद हमन के वहाँ से गाली गलौज दे के भगा दे लोग आ धमकी दे लोग कि तो उनके जेल में डलवा दे जाई। 4 डंडा पड़ी तो खुद रास्ते पाया जी बालो। हमन के बस साहब इंसाफ चाहते हैं कि बस हमन का जैसे न जैसी हमन के बस हमन का लोग दे दे। हमन का जवन जमीन या जवन मकान हवा हमन के दे दे लोग। सामान में हमारे नुकसान मारपीट जब लोग करे लगल तब हम मंगलसूत्र लोग तोड़ के लेके चल गए लोग और 2 ठे मोबाइल लेके चल गए लोग और 1 ठो मोबाइल एक तोड़ देला लोग और पैसा पापा के इलाज खातिर धयल रहा। जाए के रहा चेन्नई आँख के इलाज करावे खातिर तो पैसा भी जाके लोग वहाँ से 50 है। क्या चाहते हैं? अब वह इंसाफ चाहते हैं कि हमार जितना नुकसान भलो वो हमार दे दे लोग। एक बाद इंसाफ कर दे लोग कि जेकर जहाँ होते तहाँ अपन ले अपन चैन से रह लो। प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में बिजली विभाग की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बिजली विभाग द्वारा आजमगढ़ जनपद के जैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवापार का पूर्वा सोरैया वाजिद गांव में बिजली के बड़े बकायेदारों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। बिजली विभाग की अभियान के तहत बिजली विभाग के उपकेंद्र मालटारी से संबंध गांव सोहरैया वाजिद में पहुंची और बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटना शुरू किया तो गांव के कुछ लोगों में महिलाएं आगे आकर विरोध करने लगी। तभी गांव के एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर लाइनमैन के साथ मारपीट करते हुए पिस्टल तान कर जान मारने की धमकी दी।
जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह द्वारा बिजली चोरी के आरोपी अंगद पुत्र स्वर्गीय मधु के घर छापेमारी की और मौके से मुख्य को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली गई। उन्होंने कहा कि 1 लाख से ऊपर की बिजली का बिल बकाया था, जिसको लेकर बिजली विभाग के अवर अभियंता व कर्मचारी बिजली काटने पहुंचे थे। उस दौरान मारपीट व पिस्टल लहराते हुए धमकी दी गई थी। अवर अभियंता के आकाश गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत विभिन्न धाराओं में किया था, पर पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी। सुबह स्वयं कप्तान मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि प्रधान संजय राम पुत्र मधु के ऊपर अवैध बिजली चोरी का आरोप है। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कुछ कहा इस बाबत एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। और अखिलेश कुमार यादव विद्युत उपखंड अधिकारी जैनपुर की बात सुनवाते हैं। आपको लेकर क्या पूरा मामला था सर? देखिए, थाना जैनपुर क्षेत्र में सोरैया वाजिदपुर दाऊदपुर गांव है। इसमें जो वहां पर एक प्रधान है, उसकी बिजली काटने कल ये लोग गए थे, क्योंकि वो बिजली का बड़ा बकायेदार था और बताया जाता है कि उसके ऊपर 1 लाख रुपए से ऊपर का बकाया काफ़ी दिनों से था। जब जेई के नेतृत्व में वहाँ पर लोग बिजली काटने गए तो उसके द्वारा प्रधान उसके 2 लड़कों द्वारा जो है, लड़के भाई के द्वारा विरोध किया गया है और एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें प्रधान का जो लड़का है वो हाथ में पिस्टल लेकर लहराता हुआ दिखाया गया, एक असला लहराता हुआ दिखाया जा रहा है उसमें। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और दबिश दी गई। आज मैं, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है और इस तरह की गुंडागर्दी आजमगढ़ में पहले से होती रही है, मैं भी आज दबिश में गया था और इनके यहाँ दबिश दी गई। जो प्रधान का जो लड़का है वो पकड़ा गया है और उससे उसका जो पिस्टल लहरा था वो बरामद कर लिया गया। बाकी 2 लोग फरार हैं और जल्दी ही गिरफ्तार किए जाएंगे। क्या ये मनबा टाइप का लीगल पिस्टल? देखिए, लीगल पिस्टल नहीं है, इलीगल पिस्टल है, लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, इलीगल पिस्टल है, वो बरामद किया गया है। और बाकी अभी शेष 2 की गिरफ्तारी के लिए दबिश, जब हम लोग गए थे तो तीनों घर पर थे, 2 भाग गए थे, एक ही पकड़ा गया। टीम मालटाड़ी पावर हाउस के जेई आकाश गुप्ता अपनी टीम के साथ एक सोहरैया गांव है, वहां बड़े बकायेदारों की लाइन खोलने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। तो उस अभियान के दौरान अंगद राम सनाब स्वर्गीय मधु का 1,48,000 बकाया था। तो हमारी टीम वहीं पर डिस्कनेक्शन करने के लिए पोल पे जेई साहब ने जैसे चढ़ाए तो उधर से अंगद राम के बालक जो है विशाल कुमार ने जो है बोले कि पोल अगर मेरी लाइन काटी जाएगी तो मैं गोली मार दूंगा। फिर 2 मिनट बाद घर से जाता है और पिस्तौल लेके आते हैं और लहराते हुए फिर जो है कहते हैं कि अगर जैसे मेरी केबल काटी है मैं गोली मार दूंगा। तो फिर स्टाफ नीचे उतर के आता है। फिर जेई साहब हमको बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे घटना हो गई। तो हम फिर यसो साहब को रिंग करते हैं कि सर ऐसे ऐसे उस गांव में घटना हो गई और मारपीट भी किया जा रहा है और स्टाफ को वापस आने नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग कोई वीडियो बनाए हैं उसको डिलीट करिए तब यहाँ जाने दिया जाएगा। फिर यसो साहब ने स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के जो है, जेई साहब भी हम लोग भी गए तो बकायेदारों की लाइन तो खोली गई, लेकिन हम ये चाहते हैं ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो है काम हम जैसे लोगों को काम करने वाले स्टाफ को बहुत ज़्यादा मनोबल गिर जाएगा। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के उदपुर गांव के निवासी अशोक कुमार आज एसपी कार्यालय पहुंच आबादी की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के संबंध में एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा। पीड़ित ने बताया कि हमारी आबादी की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर वह लोग मारपीट पर आमादा है और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस द्वारा मदद न किए जाने से मनबड़ों के हौसले बुलंद है। पीड़ित ने एसपी से मनबड़ों पर कार्रवाई व जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बाबत क्या कुछ कहा पीड़ित अशोक कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। आबादी की जमीन है जिस पर मैं आबाद है, जिस और वो ज़मीन जब 100 फुट रोड पर और 230 फुट गहरान में है और चारों तरफ बाउंड्री वाल से घिरा है और जिस पर हमारे पिताजी पूर्व में कारखाना चलाते थे। इधर कुछ भूमाफियों की नज़र लग गई, जिसकी साजिश में होकर के विजय शंकर साहब महेश प्रसाद ने अपने पोते के नाम एक फर्जी बैनामा कर दिया, जिससे हमको बहुत परेशानी है और वो हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं तथा हमको वहाँ से जान से मार कर भगाना चाहते हैं हमारे। और वहाँ हम जनरल स्टोर और रेडीमेड की दुकान भी करते हैं और उसको भी मकान गिरा उरा के भूमाफियों के साथ से कब्जा करना चाहते हैं।
जिससे हमको बहुत परेशानी और जान माल का बहुत खतरा हो गया है। अच्छा, पूर्व में भी तो आपका कुछ विवाद था उनसे? नहीं, कोई विवाद पूर्व में विवाद था, उसमें वो हार गए हैं। हमारा उनका विवाद बंटवारे में था, जिसमें उनका जो हम मदाई के नाम से उस भूमि को दर्ज किए थे, जिसमें उनको 22 वर्ष बाद जज महोदय ने फैसला किया उनका कोई हक हिस्सा उसमें नहीं बनता है। आदेश के बावजूद भी वो फर्जी बनामा कर दिए उसमें। तो इसकी शिकायत आपने की थी? हम इसकी शिकायत हम स्थानीय कोतवाली में की थी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ हम आए हुए हैं। तो क्या आश्वासन मिला? अभी तो पुलिस है नहीं साहब, अब आते हैं तो क्या होता है देखते हैं। आजमगढ़ जिले के राजाजीपुरम कॉलोनी निवासी महिला ने अपने पति सहित ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। एसपी से शिकायत की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची सितारे थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम कॉलोनी निवासी पीड़िता डॉक्टर सची प्रभा ने बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ 11 जून 2015 को गाजीपुर निवासी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के साथ हुई है, जो कि आजमगढ़ जिले के कौरागहनी मार्टिनगंज में मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं। शादी के कुछ दिन बाद पति व ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर आए दिन प्रताड़ित करने लगे। पति आए दिन शराब के नशे में धुत होकर उसे मारते पीटते थे, जिससे तंग आकर वह अपने मायके लखनऊ रहने लगी। इस दौरान उसके पति ने मायके आकर ले जाने की बात कही, लेकिन वह नहीं आए तो वह अपने 4 वर्ष के बच्चे को लेकर आजमगढ़ सिदारी के राजाजीपुरम कॉलोनी स्थित अपने किराए के मकान में आकर रहने लगी। इस दौरान उसके पति ने कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन में डाल दिया, जिससे वह अनजान थी। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसके साथ न्याय किया जाए। क्या कुछ का सुनवाते हैं। पति के द्वारा उत्पीड़न का मामला था। दहेज को लेकर वो काफ़ी प्रताड़ित करते थे मुझे, और मेरी शादी 11 जून 2015 में हुई थी, और तब से लगातार 5 साल से मैं ये झेल रही हूँ। उनकी मारपीट, और बहुत शराब भी पीते हैं, काफ़ी मतलब ड्रिंक बहुत करते हैं, और उसी को लेकर उसी नशे में धुत होकर आए दिन मारपीट करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, इसीलिए मैं इस मामले में यहाँ पे आई थी। ये आप क्या करते हैं? आप जी क्या करते हैं पति आप? पति हमारे मार्टिनगंज ब्लॉक में कौरागनी तहसील में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। आप क्या करती हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं इन्हीं समय परेशान होकर मैं कुछ कर नहीं पाई अपने कैरियर को लेकर। मुझे इतना प्रताड़ित किया गया कि मैं मतलब इतना बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कब से आपको ये प्रताड़ना किया जा रहा है? कब से? ये शादी के 5-6 महीने बाद ही। कितने साल हो गए आपके साथ? हमारी शादी को 5.5 साल हो गए। बच्चा भी आपका है? बच्चा हमारा है 4.5 साल का है। अब तो लगातार मारपीट की जाती, तो अब क्या चाहती हैं उसके बारे में? मैं तो अभी भी बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ और उन्हीं के साथ ही रहना चाहती हूँ। पर अभी तो मैं आई हूँ यहाँ आजमगढ़ में। पहले उन्होंने मुझे मतलब अपनी रजामंदी से घर भेजा, कुछ आपसी विवाद हुआ हमारे बीच। उसके बाद उन्होंने हमें वापस लखनऊ में चली गई, मेरा मायका लखनऊ में है, और उन्होंने कहा कि 15 दिन में मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया और लेने नहीं आए। और पिछले 2 महीने से मैं लगातार आजमगढ़ में आई हूँ। 24 अक्टूबर को मैं आजमगढ़ आई थी। मकान की चाबी मेरे पास थी। मैं इसी आशा में आई थी कि मेरे पति वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आए हैं और वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं तलाक के लिए। पर मैं अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अभी आप का साथ मिली है तो क्या मांग की? दहेज की मांग, जैसे कि कैश मांगते हैं, ज़मीन को जायदाद जो है मेरे नाम कर दो, इस तरह का कुछ बोलते रहते हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या है? जी। एशिया के एकमात्र दिव्यांगों की शिक्षा रोजगार पुनर्वास के लिए स्थापित जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य से उनके आवास पर श्री तुलसीपीठ चित्रकूट में मोदी सरकार के केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आशीर्वाद लिया। जगतगुरु से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और चित्रकूट के विकास के लिए भी मंत्री ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता बताई। मंत्री ने कहा कि आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूजनीय पद्म विभूषण जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य की मेधा शक्ति से परिचित है। आप एक अद्भुत संत हैं। आपने भारत के दिव्यांग भाई बहनों के लिए दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित कर अनोखा कार्य किया है। यह समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा। जगतगुरु के दर्शन करने के उपरांत मंत्री दिव्यांग विश्वविद्यालय में पधारे। यहाँ पर कुलपति प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे और कुलाधिपति सचिव आचार्य रामचंद्र दास, कुल सचिव
डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मंत्री ने विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विभागों को अवलोकन किया। बिहार की छात्रा पूजा गुप्ता से मंत्री ने चर्चा भी की। ललित कला विभाग के बधिर छात्रों की बनाई पेंटिंग भी मंत्री को कुलपति व आचार्य रामचंद्र दास ने भेंट किया। तो कौन है साथ में, कौन आया? तो यही रहती हो? यहाँ पर? ओह अच्छा, अभी कहाँ हो? अभी TMC लॉ कॉलेज में। लॉ कॉलेज में कौन सा क्लास में? सेकेंड ईयर। तो जगदीशपुर में वहाँ आप टाउन में भी गए घर है ना? नहीं जगदीशपुर में ही है। तो मेरा घर वही है भागलपुर। जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद, जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा मासिक निरीक्षण के क्रम में जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जेल की साफ सफाई व कैदियों से खाने व रहने की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। साथ ही कार्यालय के रजिस्टर की भी जांच की गई और निर्देश दिया गया कि कार्यालय के रजिस्टर को अपडेट रखें, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कैदियों की चेकिंग भी की गई कि किसी के पास मोबाइल या अवैध असला या नशा की कोई सामग्री तो नहीं है। जनपद न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि कैदियों पर बराबर नजर रखें और उनकी मॉनिटरिंग करते रहें एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। कैदियों को खाने व रहने में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका ध्यान दें। इसकी भी मॉनिटरिंग करें कि किसी भी कैदी के पास मोबाइल या असला या नशे की कोई सामग्री न हो। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि कैदियों का बराबर स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। आजमगढ़ पुलिस किसी भी बदमाश को बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना देवगांव पुलिस ने कुछ दिन पूर्व गोसाईगंज बाजार में दाढ़ी बनवाते समय एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने के मामले में मृतक के लड़के की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि फरार आरोपी के ऊपर पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तारी हेतु 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद आज पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को असले सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में नीरज गिरी पुत्र अशोक गिरी उर्फ पप्पू निवासी सिठौली गोपालपुर थाना देवगांव, राहुल गिरी पुत्र महेंद्र गिरी ग्राम सिठौली गोपालपुर थाना देवगांव, निर्भय गिरी पुत्र अशोक गिरी और पप्पू ग्राम सिठौली गोपालपुर थाना देवगांव आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से गाड़ी, असला व कारतूस बरामद किया है। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के रहने वाले पीड़ित रामाश्रय सिंह और एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एक शिकायती पत्र सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में गांव के दबंग लोगों ने उनकी जमीन में लगा कीमती जामुन का पेड़ काट ले गए। बिलरियागंज सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित दर न्याय के लिए भटक रहा है। पीड़ित ने एसपी से मनबड़ों पर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत पीड़ित रामाश्रय सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारा है, हमारे पिताजी जमीन रजिस्ट्री कराए थे जिसमें जामुन का पेड़ था। 20 नवंबर 2020 को रतन प्रकाश चंद्रिका आसनराव कालिका प्रसाद ने उस जमीन को कटवा लिया। रात में चोरी से कटवाया उसको। जो जमीन वो जो जामुन बेची गई है उसकी कीमत 60,000 रुपये थी। तो आपसे उनकी कोई पुरानी रंजिश? हमारी कोई रंजिश नहीं है उनसे। तो वो मनवर किस्म के हैं लोग। इसकी शिकायत आपने स्थानीय थाने पर की? हाँ, स्थानीय बिलरियागंज थाने पर की थी, लेकिन यशो साहब ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो आज आपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हमको यही मिला है कि कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी। किसानों का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि क्या यह कानून होल्ड किया जा सकता है। ये बात किसान भी सरकार से कह रहे थे, तो वही केजरीवाल सरकार ने भी कृषि कानून अध्यादेश के प्रतीक को भी विधानसभा में फाड़ दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि यह देश किसानों का है, इनके बेटे ही देश की सीमा पर बलिदान होते हैं। किसानों का फैसला मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना उनका अधिकार है, यह अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इन तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तब तक रोका जा सकता है जब तक सभी किसान यूनियन और सरकार आपस में बैठकर कोई हल न निकालें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार से वार्ता कर वह कोर्ट को अवगत कराएंगे। आइए सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। कर रहे हैं सीमाओं पर है, जहाँ कहीं शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके आंदोलन का रोकेंगे ना हटाएंगे। ये उनके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बात
और दूसरी बात उन्होंने जो सबसे बड़ी बात यह कही, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जब मेरी आर्गूमेंट की बात कहा तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या आप हमें कोर्ट को एश्योर कर सकते हैं कि इन तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक सारी यूनियन, सारे किसान सब बैठ के बात ना कर लें, सब मिलके सरकार और उसका समाधान ना निकल आए, तब तक आप हमें एश्योर कीजिए जिससे कि आगे की शांति बनी रखे। और इस पर कोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा हम इस पर आपको बताएंगे, सरकार से बात करके हम इस पर आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। इसीलिए मैंने रहीम कवि का दोहा कोट किया था, बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि ये देश किसानों का है, ये देश कृषि प्रधान है, ये देश मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान नहीं है। और इस देश के किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बेटा कभी सीमा पर शहीद नहीं होता है। इस देश के किसानों के बेटे सीमा पर शहीद होते हैं और उनके बेटों को शहीद होने के बाद अपने खेत में उसकी समाधि लगाते हैं और उसकी मूर्ति लगाते हैं। इसलिए इस देश के किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता और उनके साथ सद्भावनापूर्वक, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने सद्भावनापूर्वक बात की, हमारी बात को सुना, पूरी तरह से घंटों हमारी बात को सुना और उस पर विचार करने के बाद ये मांगा, हमारे लिए रिलीफ है कि कोर्ट ने कहा कि आप इस पर दीजिए कि आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, स्टे करें हम इस बात को। अब नेक्स्ट हियरिंग का क्या है, कब होगी? अब नेक्स्ट हियरिंग देखिए, मुझे लगता है क्योंकि 2 दिन में वैकेशन शुरू हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो रूटीन वैकेशन है, लेकिन उसके अलावा हमें लगता है कि वैकेशन में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बड़ी सद्भावना रखी। जब मैंने कहा फार्मर्स का देश है, कृषि प्रधान देश है, तब उन्होंने कहा वी आर आल्सो बिलोंग टू फार्मर्स, हम भी किसानों से जुड़े हुए, हम भी किसानों से संबंधित हैं। तो हमारा दिल गदगद हो गया और निश्चित रूप से छुट्टियों में भी इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निश्चित